नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल से भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसकी शुरुआत राहुल गांधी कल कन्याकुमारी से करेंगे। इस दौरान वो देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं देखते समझते हुए भारत को जोड़ने की कोशिश करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वो जनता से सीधा संवाद करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा देश के आम नागरिकों को महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सुरक्षा, आर्थिक बदहाली और गरीबों किसानों के मुद्दे पर एकजुट करने की कोशिश है। इस यात्रा में कांग्रेस का झंडा नहीं बल्कि राहुल गांधी समेत यात्रा में भाग लेने वाले तमाम लोगों के हाथ में तिरंगा लहराता हुआ दिखेगा। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा कम, कांग्रेस जोड़ो यात्रा ज्यादा बताया जा रहा है। विरोधी दलों की ओर से यही निशाना साधा जा रहा है। राहुल गांधी के विरोधियों का कहना है कि कांग्रेस में मची भगदड़ से कांग्रेस नेता परेशान हैं और इसी भगदड़ को रोकने की कोशिश है ये भारत जोड़ो यात्रा। इसे 2024 में होने वाले आम चुनाव और उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को चुनावी बढ़त देने की राहुल की कोशिश बताया जा रहा है। तो इस यात्रा के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दें। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें 3 तरह के यात्री शामिल होंगे। राहुल गांधी के साथ अंत तक चलने वाले प्रदेश यात्री इसमें होंगे। प्रदेशों में शामिल होने वाले यात्री, अतिथि जो यात्री हैं वो अन्य राज्यों से आकर शामिल होने वाले यात्री होंगे। तो महंगाई के खिलाफ ये रैली है। बेरोजगारी, महंगाई और महंगाई के खिलाफ काले कपड़े में विरोध हाल ही के दिनों में राहुल प्रियंका ने किया था। ये अगस्त के महीने में भी महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोला था। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ प्रियंका गांधी की ओर से भी प्रदर्शन किया गया था। कृषि कानून के खिलाफ ट्रैक्टर पर सवार हुए थे राहुल गांधी। लखीमपुर में प्रियंका गांधी को हिरासत में भी लिया गया था। और क्या क्या हाल के दिनों में किस तरह से राजनीति की दिशा बदलने की कोशिश की है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने, और पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश लगातार की जा रही है क्योंकि अस्तित्व का संकट जो है वो मंडरा रहा है पार्टी के ऊपर। और ये आप देख रहे हैं जो यात्रा है इसकी शुरुआत कन्याकुमारी से होगी और ये 3500 किलोमीटर लंबी यात्रा और इसका जो समापन होगा वो कश्मीर में होगा। तो कौन से हिस्सों से होकर ये यात्रा गुजरेगी ये आप मैप के जरिए आप देख रहे हैं। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के जरिए होती हुई ये यात्रा आगे बढ़ेगी। और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव इस वक्त हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता भी यहां पर स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं। कुछ देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये 3500 किलोमीटर लंबी यात्रा हम दिखा ही चुके हैं। ये 12 राज्यों से होकर आगे गुजरेगी। कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत होगी, केरल तक जाएगी और इसका जो नेतृत्व है वो राहुल गांधी करने वाले हैं। लेकिन ये बताइए कि इसका नाम जो भारत जोड़ो यात्रा रखा गया है, इसके पीछे सोच क्या है? मानसा जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत समाज चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम इन मुद्दों पर आज आप चर्चा करा रही हैं। आमतौर पे आज जो परिस्थितियां हैं देश में और जिस तरह की के माहौल से मीडिया भी गुजर रही है, कई मुद्दे ऐसे हैं जो जन मुद्दों से जुड़ा हुआ है। यदि कोई आवाज उठाना चाहे कोई भी पार्टी तो शायद उसकी आवाज मीडिया के माध्यम से नहीं पहुंच पाती है, तो इसके लिए धन्यवाद। राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को लेकर के राष्ट्र में जिस तरह के बंटवारे का संकट है, राष्ट्र में जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण का संकट है, जिस तरह से सामाजिक बिखराव का संकट है, जिस तरह से भाषा और क्षेत्र के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है, पहला मकसद है कि इन बिखरावों को किस तरह से खत्म करके लोगों को आपसी दिलों में एक दूसरे से एक साथ एक दूसरे को जोड़ने का काम करें। इसके लिए उन्होंने जो है कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा का एक शुरुआत की है और ये कल इसकी आगाज होगी, जो 3570 किलोमीटर की यात्रा होगी, जैसा कि आपने भी अपने दर्शकों को बताया है। दूसरा मुद्दा जो इसमें जुड़ा हुआ है वो है कैसे पूरे देश में आर्थिक असमानता के साथ साथ
कैसे सामाजिक विषमता देश में फैल रही है। एक तरफ तो आर्थिक तौर पे महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में सारी संपत्ति संकेंद्रित होती जा रही है, और कैसे लाभ कुछ लोगों को हो रहा है और आम जनता परेशान है। मन की बात प्रधानमंत्री जी सदैव करते हैं, जनता की बातों को हम उठाने का प्रयास इस पूरे यात्रा के दौरान करेंगे और प्रयास करेंगे कि जनता, लेकिन डॉक्टर अजय सिविल सोसाइटी के उपाध्याय, लोग जुड़े। आपके जो विरोधी हैं वो तो कह रहे हैं कि ये तो राहुल गांधी का आप रीलॉन्च कर रहे हैं इस यात्रा के जरिए, जो आम लोगों की तकलीफें हैं उससे आपका कोई वास्ता नहीं है। जी जी, दूसरा तीसरे मुद्दे को मैं साथ में रख करके आपके दर्शक समझ लें और आपके इस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। तीसरा मुद्दा जो है, जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता का केंद्रवाद हो गया है, केंद्रीकरण हुआ है, तीन तरह के ये मुद्दे हमारे पास हैं, जिसमें राज्यों को जो हस्तक्षेप जो मिलना चाहिए था, जो बहुलवादी समाज की जो सोच थी और बहुलवादी राजनीति का जो ये देश में संवैधानिक एक सोच है, उस पर भी कुठाराघात हो रहा है। संविधान को भी बचाने की इसमें पूरी कोशिश हो रही है। विरोधियों का काम है, जरूर कुछ ना कुछ तो कहेंगे, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में पैदल यात्रा भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 1983 के बाद पहला, वो भी 83 में चंद्रशेखर जी ने अपने व्यक्तिगत हैसियत से उन्होंने यात्रा निकाली थी। आज पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसमें किसी न किसी रूप में सम्मिलित होगा, और पूरे देश में जो विखंडन की राजनीति है, ध्रुवीकरण की राजनीति है, उससे कहीं ना कहीं देश को बचाने का, प्लस जो जनता के मुद्दे हैं उसको उठाने का, जनता की आवाज को सुनने का ये कार्यक्रम बना है। ये कार्यक्रम पूरी तरह सकारात्मक सोच के साथ है और सभी लोग सकारात्मकता के साथ इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। ठीक है जयराम विप्लव जी, मीमांसा जी, सिर्फ 10 सेकंड जी आपको मैं फिर मौका दूंगी, एक बार हम औरों का भी रिएक्शन ले लेते हैं। जयराम विप्लव जी, इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट क्यों है इस यात्रा को लेकर? अब कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि आप डर गए हैं, सहम गए हैं कि अब राहुल गांधी ये यात्रा निकालने वाले। हमें नहीं बेचैनी और घबराहट तब होती जब ममता बनर्जी या कांग्रेस के शासन वाले राज्यों की तरह हमने कहीं इसकी यात्रा पर या इनकी रैलियों पर कहीं रोक लगाने की, उसमें अड़चन डालने की कोशिश की होती। मेरी शुभकामनाएं हैं और साथ ही मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी इस बार इस यात्रा को बीच में छोड़कर फिर कहीं विदेश ना चले जाएं, वो रहे और जनता को बताएं ना कि गवर्नेंस का कौन सा मॉडल वो लेकर के जाएंगे। क्या वो वही मॉडल लेकर जाएंगे जब 10 जनपद से फोन बैंकिंग के माध्यम से बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दिलवाते थे और वो देश छोड़कर भाग जाया करते थे? या वो मॉडल बताएंगे जब यूपीए के शासनकाल से लेकर नेहरू जी के शासनकाल तक घोटालों की एक लंबी फेहरिस्त है, क्या उस चीज को बताएंगे? या वो आज के उस दौर को जनता को बताएंगे कि वो माँ बेटे दोनों बेल पर चल रहे हैं, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा जांच उनके खिलाफ चल रहा है? दरअसल ये परिवार बचाओ यात्रा है। ये परिवार पर जो संकट है और उनके पार्टी की जो अंदरूनी खींचतान है, उससे कैसे उबारा जाए, एक बार राहुल गांधी को कैसे फिर से लॉन्च किया जाए, सारी कवायद इसकी है। अब मैं बात करना चाहता हूं, अजय जी ने कुछ मुद्दों की बात की, बस लफाजी करने से तो काम नहीं चलेगा। आज भाषा और क्षेत्र के आधार पर कौन सी लड़ाई देश में चल रही है? देश ने वो दौर देखा है जब भाषावाद के नाम पर लड़ाई होती थी, वो कांग्रेस का ही शासन था। देश ने देखा जब कैसे देश में को तोड़कर रखा गया था, 370 के नाम पर कश्मीर का खूनी आंदोलन चलता था, तो नॉर्थ ईस्ट में पूरा नॉर्थ ईस्ट एक इंसर्जेंसी के हालात से गुजर रहा था। आज नॉर्थ ईस्ट अब तक के इतिहास में सर्वाधिक शांति के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। कश्मीर शांति के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ठीक है जयराम विप्लव जी, आपने कहा ये परिवार बचाओ यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। इस पर हम टीएमसी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुजाता मंडल जी, आप इस यात्रा को कैसे देख रही हैं? ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये परिवार बचाओ यात्रा है? देखिए, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि राहुल जी कांग्रेस की तरफ से जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो अच्छा है, क्योंकि लोगों के साथ नेता जितना मिले, जनसंपर्क जितना करे, वो तो अच्छा ही होता है। वो जो भी पार्टी से करे और जो भी मकसद से करे, लोगों को पास नेता लोगों को जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात,
लोग जो बोलते हैं कि राहुल जी लोगों के पास जाते नहीं है, वो लोगों के साथ मिलता नहीं है, वो फॉरेन में रहता है, फॉरेन का कल्चर में वो ज्यादा हैबिचुएटेड है, ये भी तो ठीक है कि वो लोगों के साथ मिल रहा है, जो भी मकसद से मिले, और वो जो भी फ्रूटफुल हो ना हो वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन लोगों के पास जा रहा है, ये तो सबसे बड़ी बात है। लोगों के पास जाना अच्छा है, ये हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि हाँ वो अपने आप को एक जुबा समझकर नेता मानते हैं, और कांग्रेस भी उसको प्रेसिडेंट के रूप से देखना चाहते हैं। तो वो अगर लोगों के पास जाते हैं, पूरा भारत के लोगों के पास जितना सारा हो सके लोगों के पास जाए, तो वो तो अच्छा ही है, उसमें कुछ बुरा ही नहीं है, लेकिन उसका जो मकसद है वो कितना फुलफिल होगा वो बाद में दिखा जाएगा, वो तो फ्यूचर बोल सकता है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि उसका जो मकसद लेके वो रास्ते पे नमे, वो उतरे, वो सफल हो कि नहीं हो, कि विरोधी को सुविधा मिले कि उनका कांग्रेस पार्टी को सुविधा मिले, वो तो बाद में बता जाएगा, लेकिन ये अच्छा है क्योंकि मैं मानती हूँ हर पार्टी का हर नेता को लोगों के साथ जुड़ के रहना चाहिए जी। और उनके बारे में यही शिकायत की जाती है कि वो घुलते मिलते नहीं है लोगों से, जो एक कनेक्ट होना चाहिए वो नहीं कर पा रही है पार्टी। हम हमारे साथ जयशंकर गुप्ता भी हैं यहाँ पर, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनका भी कमेंट यहाँ पर ले लेते हैं। जयशंकर गुप्ता जी, ये जो पूरी यात्रा जो कांग्रेस पार्टी है अब तक का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान है पार्टी का, क्या इसके जरिए पार्टी जो इस वक्त अपने अस्तित्व से जूझ रही है और जिस तरह से हम देख रहे हैं जो भगदड़ मची हुई है पार्टी में, एक नई जान इसमें फूंक पाएगी ये यात्रा? यकीनन मीमांसा जब भी राजनीति की जनता के बीच जाते हैं, चाहे वो पदयात्रा के जरिए जाएं या रथ यात्रा के जरिए जाएं, आपने देखा होगा कि 1983 में चंद्रशेखर जी ने भारत यात्रा की थी, उसके बाद फिर कई बार आडवाणी जी तो बार बार रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध हो गए थे कि हर बार कोई ना कोई एक रथ यात्रा लेके चल देते थे जी। तो इससे जाहिर सी बात है कि उस राजनीतिक दल को फ़ायदा तो मिलता है, क्योंकि जनता के बीच जा कर के आप जनता की समस्याओं को समझ सकते हैं, जनता से अपनी बात कर सकते हैं। और राहुल गांधी हाल के दिनों में, अब उनके विरोधी चाहे जैसा भी कहें, समर्थक अपनी बात करते होंगे, विरोधी अलग से कह सकते हैं, लेकिन जेन्युइन इशूज को तो वो आदमी उठा रहा है। बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, आज इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज महंगाई चरम को छू रही है। रुपया हमारा इंटेंसिव केयर यूनिट के भीतर बिना किसी मशीन के तड़फड़ा रहा है। आज हम 79 रुपये, मतलब 80 रुपये का $1 हो गया है, ये हालत हो गई है। बेरोजगारी चरम पे आ गई है, नौजवान सड़कों पे घूम रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। तो इसको देखते हुए अगर वो कनेक्ट कर लेते हैं, उसमें एक ही चीज़ है कि जब भी कोई यात्राएं होती हैं तो उसमें उस पार्टी का संगठन कितना मजबूत है, उसके पास संसाधन कितने हैं, ये दोनों चीज़ें तय करती हैं कि उसको उसका कितना राजनीतिक लाभ मिलेगा। कांग्रेस की हालत आज बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को, लेकिन इससे एनर्जाइज करने का एक मिलेगा, मौका मिल सकता है। और मैं भाजपा के प्रवक्ता की इस बात से तो सहमत हूँ। राहुल गांधी के बारे में ज़रूर ये रहा है कि जब भी कभी कोई राजनीतिक कार्यक्रम शुरू करते हैं तो बीच में ही कहीं और चले जाते हैं, फिर वो छूट जाता है। तो उनको इस मामले में बहुत ही सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों से है, जो 365 दिन 18-18 घंटे 20-20 घंटे राजनीति ही करते हैं। मतलब एक चुनाव जीते या हारे, उसके बाद अगले चुनाव की तरफ उनका पूरा का पूरा रणनीति उनकी केंद्रित हो जाती है। तो राहुल गांधी को ये बात ध्यान में रखनी होगी और उनके लोगों को भी ये समझना होगा। मुझे अच्छा लग रहा है जब कोई कह रहा है कि ये देश बचाओ नहीं है, परिवार को बचाने की यात्रा है। अब ये बात तो जनता को तय करने दीजिए, आपको क्यों परेशानी हो रही है। आप तो अपना काम करिए, आप परिवार के खिलाफ अभियान चलाइए। परिवारवाद राजनीति में गलत है, ये बात सब मानते हैं, जानते हैं, लेकिन आपकी पार्टी भी अपने नेताओं के बेटे बेटियों और रिश्तेदारों को ही टिकट देती रही है, उनको ही पद में बिठाती रही है। उठते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, जो रिपोर्ट कार्ड जब हम देखते हैं राहुल गांधी का, जब से वो उपाध्यक्ष बने, फिर अध्यक्ष पद उन्होंने संभाला और चुनाव दर चुनाव जिस तरह से हार का सामना पार्टी को करना पड़ा, और वो एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, ये आरोप भी उन पर लगातार लगते रहे हैं कि वो बीच में ही छोड़ देते हैं काम, अपनी जिम्मेदारी, और वो गायब हो जाते हैं। और अगर उनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो 5 साल में 24 चुनाव हार गई पार्टी उनके नेतृत्व में। अब जब वो ये यात्रा निकाल रहे हैं, उन पर कैसे भरोसा किया जाए कि वो पार्टी को ट्रैक पर ला पाएंगे? मीमांसा जी, पहली बात की राहुल गांधी जी के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जाती है, मुझे लगता है ये सच्चाई से बहुत परे है। जहां तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहते हुए चुनाव जीत और हार की बात है,
तो ऐसे यदि आकलन किए जाएंगे तो बहुत लोगों पर आकलन अच्छा भी होता है, सही भी निकलेगा और गलत भी निकलेगा। और ये सामूहिक दायित्व है, हमने कभी भी व्यक्तिगत दायित्व की बात की ही नहीं है। आज भी राहुल गांधी जी चाहते तो वो अध्यक्ष होते, लेकिन उन्होंने अध्यक्षता पद स्वयं वो जिम्मेवारी को समझते हुए उन्होंने छोड़ा था उस समय जब हम चुनाव हारे थे लोकसभा। और जहां तक बात है उनके इस यात्रा को लेकर के, तो ये स्पष्ट है यात्रा को लेकर के चाहे जिसके भी पेट में जितना दर्द हो, लेकिन मैं पुनः कहता हूं, मैं तो भाजपा के साथियों को भी कहता हूं, बहुत राज्यों में परिस्थितियां विपरीत हैं, आप भी आइए इस यात्रा में सम्मिलित होइए, आप अपनी ही बातों को रखिएगा। और लोकतंत्र तो सबको बचाना है, लोकतंत्र बचाना जरूरी है इस देश में। जिस तरह से सत्तावाद एक केंद्रीकरण हो रहा है वो बचाना जरूरी है, उसके लिए ये यात्रा है। सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे जो विषमताएं हैं समाज में और देश में, डॉक्टर अजय उपाध्याय, जिन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये बहुत ही बड़े मुद्दे हैं, बहुत से लोग इनसे पीड़ित हैं, आप बार बार कहते हैं, और यही मुद्दे आप पहले चुनावों में उठाते रहे हैं। नोटबंदी का मुद्दा आपने उठाया, वो फेल हो गया। बेरोजगारी, महंगाई अगर इतने बड़े मुद्दे हैं तो जो जनता है वो आप पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है, वो आपको विकल्प के तौर पर क्यों नहीं देख पा रही है? देखिए मीमांसा जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए महंगाई बेरोजगारी क्या है या नहीं, ये सच्चाई जरा देखिए। जनता क्या इससे तकलीफ में है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। चुनाव में हार और जीत और सारे फैक्टर काम करते हैं, और ये जो यात्रा है हमारी, ये चुनावी यात्रा नहीं है, ना ही ये कोई इससे चुनाव का वास्ता है। हाँ, ये जरूर है, जनता का जो दर्द है उस दर्द को इस प्रोसेस में, जब यात्रा हम पैदल पथ पर रहेंगे और उस समय सिविल सोसाइटी के लोग या आम लोग आएंगे और मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे, उस बात को हम दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री जी को जरूर आगाह करेंगे कि देश की समस्या ये है, आप मन की बात जितनी कर लो, लेकिन जनता की मन की बात ये है, और उस जनता की मन पर ध्यान दीजिए। जिस तरह से आपने वादे किए थे इस देश में कि भाई महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगा, उल्टे आपने लोगों के पेट पे जीएसटी लगा दिया। उसी तरह जिस तरह धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ा है, बंटवारे की राजनीति हो रही है, सब बंद करके देश की आंतरिक सुरक्षा कैसे मजबूत होगी? जब लोग मजबूत होंगे। जब देश की आवाज, लोकतंत्र कब मजबूत होगी? जब आम जनमानस की आवाज मजबूत होगी। और ये यात्रा कहीं ना कहीं उन्हीं दिशा को ध्यान में रखकर, उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चाहे इस पर जितना आरोप लगाए, आप देश को जितना बांट आरोप रहे हैं, लगाना है आप लगाएं। और बेरोजगारी, महंगाई जो आम आदमी की आवाज है, आप उसको सुन नहीं रहे, मन की बात नहीं सुन रहे आप लोगों की। मुझे लगता है कि मेरे मित्र अजय उपाध्याय जी को भी मन की बात सुननी चाहिए, तो उनको पता चलेगा कि उसमें एक तरफा संवाद नहीं है। 75% जनता की भागीदारी होती है, वो जन जन की बात है। और दूसरी चीज, अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, जो महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र हो रहा है। तो आज ये सच्चाई देश की जनता समझती है कि महंगाई ना तो सरकार के घोटालों के कारण है, ना महंगाई पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति के कारण है, बल्कि ये जो महंगाई है, ये 2020 और 21 में जो कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई और पीछे रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, इससे पूरा विश्व इस वैश्विक संकट से जूझ रहा है। पूरी दुनिया के 64 से अधिक देशों में 10% से अधिक महंगाई का दर है। यूएस और जर्मनी में 9.1 है, ब्रिटेन में 9.4 है और भारत में 6.7 है, जो मनमोहन सरकार के पूरे कार्यकाल से भी कम है। ये बात जरूर है कि आज महंगाई है, लेकिन जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ रही है, भारत ने पूरे विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया। 2022-23 की पहली तिमाही में 13.5% तो जयराम विप्लव जी, आप ये संदेश दे रहे हैं जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं कि महंगाई पर, बेरोजगारी पर किसी तरह की राहत आपकी सरकार नहीं देने वाली, क्या यही समझा जाए? आप बाहर के कारणों का हवाला गिना रहे हैं कि बाहर भी हो रहा है तो यहां भी आप झेलिए, तो कोई राहत नहीं देने वाले आप लोगों को। मैं उसके, सुनिए ना मीमांसा जी, मैं उसके बाद मैंने 2 सुखद खबर बताया कि 2022 में जहां पहली तिमाही में 13.5% विकास दर रहा, तो हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। तो इस सारी व्यवस्था के कारण आने वाले कुछ महीनों में तमाम चीजों पर पर्याप्त राहत जनता को भी मिलेगी और पूरी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। लेकिन जो बार बार ये बंटवारे की बात करते हैं, ये सामाजिक विषमता की बात करते हैं,
और बार बार उद्योगपतियों को टारगेट करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी बताए ना, ये उद्योगपति क्या भाजपा के शासन में पैदा हुए थे? और जब ये इनके कार्यकाल में ग्रोथ कर रहे थे, देश के लोगों को नौकरियां दे रहे थे, तब क्या ये पैसे कांग्रेस के खाते में जाते थे? जो आरोप ये आज लगाते हैं। आज देश में क्या वो स्थिति है जब 10,000 दंगों का इतिहास कांग्रेस का है? दिल्ली के दंगे लोग थोड़ी भूले हैं, लोग आपके सांप्रदायिक चरित्र का इतिहास जानते हैं। एक तरफ आप तुष्टीकरण करते थे और जनता को कौन सा मॉडल बताएंगे? अमेठी का मॉडल, जहां से जनता ने राहुल गांधी को वायनाड भागने पर मजबूर कर दिया। उस अमेठी के हालात 2019 तक क्या थे, उसको कभी मीडिया ने भी दिखाया तो राहुल गांधी मुंह छुपाते घूमते फिरे। आपके और आप जैसे तमाम परिवार प्राइवेट लिमिटेड पार्टियों का शासन देश की जनता ने 70 वर्षों तक देखा है। इसलिए आज सवाल विश्वसनीयता का है, जिस विश्वसनीयता के ढांचे में ना तो राहुल गांधी फिट बैठते हैं, ना विपक्ष का कोई अन्य नेता। आज जनता को नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास में जमीनी तौर पर हकीकत दिखाई पड़ती है। और हकीकत यह भी है ना डॉक्टर अजय उपाध्याय कि आपकी अपनी पार्टी से जुड़े रहे जो वरिष्ठ नेता वही ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ ले। जो पार्टी में बिखराव इस वक्त नजर आ रहा है उसको कैसे कंट्रोल करेगी पार्टी? इतने वरिष्ठ नेता आपकी पार्टी को एक एक कर छोड़ते जा रहे हैं, कपिल सिब्बल, उससे पहले भी बहुत सारे, मैं नाम गिनाने यहां पर शुरू करूंगी तो लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। और गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद जिस तरह से कश्मीर में भी तमाम नेता वहां पर इस्तीफा दे रहे हैं, तो ऐसे में ये भी तो जनता देख रही है कि पार्टी में क्या हो रहा है, ये देश को कैसे सुधारेंगे? मीमांसा जी, कुछ लोगों के लिए कहावत है अंगूर खट्टे हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। यदि जिसको जाना है वो तो जाएंगे ही, उन्हें यहाँ यदि कुछ चीजें अच्छी नहीं लगेगी तो जाएंगे, संघर्ष उनको अच्छा नहीं लगेगा तो जाएंगे, लाभ नहीं डॉक्टर अजय जो पार्टी में भी हैं वो भी अभी जो हल्ला बोल रैली बुलाई गई उसमें आपके G23 से जुड़े हुए बहुत से नेता हैं, वरिष्ठ नेता, जिन्होंने उससे दूरी बनाई। हाँ, मुझे उत्तर देने दीजिए। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति दूरी बनाया। कुछ लोगों में यदि वैचारिक मत भिन्नता है तो लोकतंत्र की ये भी एक अच्छाई है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कम से कम कुछ लोग बोलने की हैसियत तो रखते हैं, बाकी जगह तो कहाँ हैसियत है, पूरा देश जानता है। हमारे साथी ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, मैं एक एक प्रश्न का जल्दी से उत्तर देता हूं क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार को भी समय आपको देना है। पहली बात की, इन्होंने कहा था पहले टर्न में कि लोग देश छोड़कर हमारे समय में गए, एक भी पूंजीपति, एक भी जो ये भगौड़े थे हमारे समय न गए, न उनको ऐसी नौबत आई या न वो लोग ऐसा उनको कोई व्यवस्था हम लोगों ने की थी। 5,35,000 करोड़ रुपए का बैंकिंग फ्रॉड करके जो लोग भी गए हैं मोदी जी के समय गए हैं, याद रखिए। 12 करोड़ रुपए का बट्टे, 12 लाख करोड़ रुपए का बट्टे खाते में मोदी जी के समय में सारे पैसे डाले गए थे 7 साल में। बस सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, आप अच्छे बुद्धिमान प्रवक्ता है। कोरोना से पहले की बात इन्होंने डॉक्टर अजय, मुझे आपको रोकना होगा, मुझे आपको रोकना, अभी आधे घंटे और ये चर्चा रहने वाली है और चर्चा हम इस बात पर भी करेंगे कि ये जो कांग्रेस पार्टी में बिखराव है, विपक्ष बिखरा हुआ है, किस तरह से ये देश को जोड़ेगा, किस तरह से जो बीजेपी मुक्त भारत की बात की जा रही है विपक्ष की ओर से, क्या ये एक मंच पर आ पाएंगे और कड़ी टक्कर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी पार्टी को दे पाएंगे? तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जहां राहुल गांधी लोगों को जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं विपक्ष भी 2024 में पीएम मोदी के सामने जिताऊ चेहरे की तलाश में लगा हुआ है। इसी कवायद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर पटना पहुंचे और वहां सीएम नीतीश सहित लालू और तेजस्वी से भी मिले और अब नीतीश कुमार इसी कवायद में दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के सामने विपक्ष का मजबूत चेहरा रखने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की। विपक्षी दलों के नेताओं से उनका मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी एनसीपी नेता शरद पवार को पिछले दिनों चिट्ठी लिखकर विपक्षी दलों की बैठक बुलाने को कहा था। शरद पवार ने पूरे विपक्ष को साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही है और इस बीच ममता ने एकला चलो का नारा भी दे दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद गठबंधन पर विचार किया जा सकता है। तो ऐसे में अब जो विपक्षी दल हैं, क्या वो एकजुट हो पाएंगे और क्या वो आने वाले चुनाव में 2024 में जो नारा दे रहे हैं बीजेपी मुक्त भारत का, क्या ये नारा
साबित हो पाएगा, अंजाम तक पहुंच पाएगा, इसी पर चर्चा करते हैं। अब आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। हमारे साथ जयराम विप्लव, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ हैं, और टीएमसी की प्रवक्ता सुजाता मंडल हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगी। वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त भी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये जो इस वक्त चल रही है दिल्ली में मुलाकात पॉलिटिक्स, नीतीश कुमार राहुल गांधी से भी मिले हैं, सीताराम येचुरी, डी राजा, अरविंद केजरीवाल, सबसे मुलाकातें हो रही हैं। ये हाथ तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या दिल भी मिल रहे हैं? देखिए, मेल मिलाप का कार्यक्रम है। नीतीश जी एक उदारवादी सोच वाले बड़े चेहरे हैं, निश्चित तौर पे उनका एक अनुभव है। वो देश के अन्य नेताओं को, सबको आपस में उनका एक संबंध भी व्यक्तिगत रहा है। एनडीए में थे तो भी था, यूपीए में आए तो भी है। बहुत सारे ऐसे घटक दल हैं जो एनडीए से छोड़ करके आए हैं। बहुत सारे जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनका एक व्यक्तिगत संबंध है। उन संबंधों के कारण जो है वो कोऑर्डिनेशन का एक अच्छा काम कर रहे हैं। और क्यों नहीं, ये होना चाहिए। एक तरह से देश में यदि विपक्ष एक मंच पर आने का कोई प्रयास करने वाला कर रहा है और उससे कोई ऐसी परिणति होगी जिसमें एक मंच पर लोग जो आ सकते हैं वो आएंगे, तो इससे अच्छा होगा, लोकतंत्र के लिए मजबूती होगी। लोकतंत्र में विपक्ष का जो एक अपना जगह होना चाहिए, वो जो एक भूमिका निभा सकती है। और वो भी आज के समय में, जब देश जिस दौर से गुजर रहा है, रुपए की कीमत इतनी ज्यादा गिर गई है, जिसको प्रधानमंत्री जी कहते थे जब रुपया गिरता है तो क्या क्या नहीं गिरता है, उस हालत में आज देश पहुंच गया है। महंगाई का म वाली शब्द का जो उपयोग करते थे, महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है, बेरोजगारी चरम पर है, गगनचुंबी है। उसमें विपक्ष का जो रोल है, उस रोल को एक साथ जोड़ने का विपक्ष का नेता कौन होगा? जोड़ रहे हैं। देखिए, ये आज स्टूडियो में ना मैं तय कर सकता, ना भाजपा के मेरे साथी कह सकते हैं। फ्यूचर है, समय है। इसी तरह की कवायद होती है। 2004 में विपक्ष का नेता कोई नहीं था, वाजपेयी जी सबसे बड़े चेहरे थे। 2012 में भाजपा का कोई चेहरा नहीं था। 2014 में क्या हाल हुआ सबने देखा। ये समय बताता है, लेकिन जनता इस देश में सबसे बड़ी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। इसलिए निभा रही है क्योंकि उसकी कमर टूट रही है, उसके पेट पर टैक्स लगाई जा रही है, उसके साथ रोजी रोजगार उसका छीना जा रहा है। गरीबी से वो गरीबी सूचकांक में 22 करोड़ मेरे सवाल से बच रहे हैं आप। नौबत है। नहीं बच रहा हूँ मीमांसा जी। अच्छा, ये बता दीजिए, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है क्या? देखिए, पीएम मटेरियल सिर्फ नीतीश कुमार जी क्यों, नीतीश कुमार जी भी हैं, भाजपा में भी बहुत सारे लोग पीएम मटेरियल हैं। अभी देखते जाइए। नहीं, अभी विपक्ष की बात कर लेते हैं, विपक्ष की बात कर लेते हैं ना। वो तो कह रहे हैं कि वैकेंसी क्लोज है पीएम की। भी मिलेगा। नहीं, पीएम मटेरियल सब लोग हैं, और सभी पार्टियों में जो क्षेत्रीय छत्रप है, उनके नेता को, उनके जो समर्थक है, उनको पीएम मानना चाहिए। मैं राहुल जी को पीएम मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा। नीतीश जी के समर्थक नीतीश जी को मानेंगे, विप्लव जी के भाजपा के लोग मोदी जी को मान रहे हैं। लेकिन याद रखिए विप्लव जी, भाजपा में भी 2-3 पीएम मटेरियल आने वाले हैं आपके पास, उनका भी ख्याल रखिएगा आगे। देखिए जयराम विप्लव जी, आप कहते हैं क्षेत्रीय दलों बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जो बचे खुचे हैं वो भी आप खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ तो सारे दल इकट्ठे हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, नीतीश कुमार दिल्ली में और मिल रहे हैं सभी नेताओं से, और चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। मीमांसा जी, चेहरे पर तो मेरे भी मुस्कुराहट है, और हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता मुस्कुराहट के साथ ही जनता के बीच में जाता है। हवाइयाँ तो अभी इनकी कुछ दिनों पहले तक उड़ी हुई थी, कुछ दिनों बाद फिर ये कहते नजर आएंगे कि भूल हो गई। आज सवाल ये है कि किसकी छतरी के नीचे कौन आएगा। ममता जी ने अलग स्वर दिया। अभी मैं तो डंके की चोट पर इस चैनल पर कह रहा हूं कि हमारा उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और वही प्रधानमंत्री 24 में भी होने जा रहे हैं। जनता की ताकत से होंगे, जनता के आशीर्वाद से होंगे। लेकिन ये बता सकते हैं कि राहुल गांधी होंगे या नहीं होंगे, ये अभी नहीं बताने की स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर ही राहुल गांधी का नेतृत्व कोई स्वीकारने को तैयार नहीं है। और हास्यास्पद स्थिति यह है कि 2019 में जब राहुल गांधी चुनाव हारते हैं बुरी तरह, तो राहुल गांधी अपनी जहाज का स्टीयरिंग छोड़कर भाग जाते हैं, और 1 साल तक किसी चैनल पर कांग्रेस का कोई अधिकृत प्रवक्ता दिखाई नहीं देता है। तो ये तो इनकी स्थिति है, केवल चुनाव के समय जगते हैं, चुनाव के समय में ये जनता के बीच जाने का ढोंग करते हैं, चुनाव के समय ये चुनावी हिंदू भी बनते हैं।
कहीं पर ये सुविधा के अनुसार मुस्लिम और कहीं क्रिश्चियन बन जाते हैं। तो कांग्रेस की चुनावी राजनीति को जनता डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, जो कांग्रेस पार्टी है वो इररिलेवेंट होती जा रही है, किसी को जरूरत नहीं है। अब ममता बनर्जी कहती हैं कि कांग्रेस की जरूरत नहीं है, हम तो एकला चलेंगे। का संकट है। अब जो चंद्रशेखर हैं वो भी इसी जुगत में लगे हुए हैं कि गैर कांग्रेस गठबंधन बनना चाहिए, कांग्रेस की जरूरत तो उसको उनको भी नहीं नजर आ रही है। तो कांग्रेस की रेलेवेंस क्या रहेगी फिर 2024 के चुनाव में? देखिए मीमांसा जी, विप्लव जी को बेशक दीप तले अंधेरा की बात हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश में जब तक उदारवाद रहेगा, जब तक इस देश में संविधान रहेगा, जब तक इस देश में धर्मनिरपेक्षता रहेगी, जब तक इस देश में गरीब गुरबे के लिए समानता का अधिकार रहेगा, तब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी। कांग्रेस पार्टी अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हर जगह हमारे वर्कर हैं, हमारी कार्यकर्ता है। हार और जीत पार्टियों का है, जनता का आशीर्वाद है, उसको हमने स्वीकारा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता है, राजनीति में है, लोकतंत्र में है, एक भी लोकतंत्र जिंदा है, तो लोकतंत्र को जिंदा करने वाली कोई पार्टी है और उसको बनाए रखने का प्रयास करती है तो कांग्रेस पार्टी करती है। इसलिए इनको दर्द होता है क्योंकि ये लोग देखिए, आप विपक्षी एकजुटता की भी बात करते हैं, लेकिन आप सब बिखरे हुए नजर आते हैं। सुजाता मंडल जी से ही पूछ लेते हैं। सुजाता जी, अब ममता बनर्जी तो कह रही है ना कि अकेले चुनाव लड़ेंगी, और वो पहले ये भी कह चुकी हैं कि कांग्रेस की जरूरत नहीं है, तो फिर कैसे माना जाए कि विपक्ष एकजुट है? चलिए, नेटवर्क में प्रॉब्लम है, उन तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। जयशंकर गुप्ता जी, ये कोशिशें पहले भी हुई। 2019 के चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू ने खूब भाग दौड़ी की थी, वो भी इसी तरह से दिल्ली में आए थे, उन्होंने भी मोर्चा संभाला था, लेकिन हुआ क्या था? हाँ, देखिए, सीधी सी बात है कि जब विपक्ष बिखरा रहता है उसका फायदा सत्तारूढ़ पक्ष को मिलता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चाहे कांग्रेस के ज़माने में भी ये होता था और आज के ज़माने में भी यही है कि जब विपक्ष के बिखराव का फायदा सत्तारूढ़ दल को या उसके गठबंधन को मिलता ही मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यह है कि जब से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडीए का साथ छोड़ दिया है और महागठबंधन की सरकार का नेतृत्व करने लग गए हैं, तब से थोड़ा कांग्रेस में या विपक्ष के लोगों में एक नई ऊर्जा का ये हुआ संचार होते हुए दिखाई दे रहा है। और ख़ासतौर से भाजपा में जिस ढंग की बौखलाहट दिखाई दे रही है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामला थोड़ा गंभीर है। क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर देखिए, कुछ भी है, आप उनको अवसरवादी कह सकते हैं एक हद तक। कई बार उन्होंने भाजपा से हाथ मिलाया, फिर उनको छोड़ दिया, फिर महागठबंधन में शामिल हुए, लेकिन करप्शन, परिवारवाद या सांप्रदायिकता की राजनीति, ये तीनों आरोप उन पर कहीं से फिट नहीं होते हैं। तो इस मामले में वो पूरी तरह से अलग हैं। अब विपक्ष में जितने लोग हैं, कुछ लोग ईडी से डरे हुए हैं, कुछ लोग इक्वी डिस्टेंस की बात करते हैं कि हमको कांग्रेस से भी और भाजपा से भी समान दूरी रखना है। उसमें नवीन पटनायक हैं, जगन मोहन रेड्डी हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, केसीआर का है कि उनको भी लग रहा है कि जब से 2 चुनाव जीत गए तो हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं देश के, तो वो भी अपना घूम रहे हैं, अपना माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार और उनके जनता दल ने साफ कर दिया है कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार दावेदार नहीं हैं, हम विपक्ष को एक करने के, एकता की कड़ी में जोड़ने में धुरी की भूमिका निभा सकते हैं। और इसमें लगातार वो राहुल गांधी से भी, सोनिया गांधी से भी संपर्क में हैं, वो लगातार बने हुए हैं। तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा कुछ आगे बात बढ़े, क्योंकि नीतीश कुमार, एक तो आप एक याद रखिएगा कि जनता दल परिवार से हैं, जनता दल परिवार, नवीन पटनायक उसी परिवार से निकले हुए हैं, लालू प्रसाद यादव या उनके तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, या ये तमाम लोग जो देवेगौड़ा का परिवार है, देवेगौड़ा उनके बेटे HD कुमार स्वामी हैं, ये इन सारे लोगों को जोड़ने में नीतीश कुमार को काफ़ी सहूलत मिल सकती है। ममता बनर्जी की दिक्कत एक ये हो सकती है कि पश्चिम बंगाल में चूँकि उनको लड़ना है, भाजपा से लड़ना है, वो कम्युनिस्ट वहाँ है, कांग्रेस तो वहाँ कोई खास उसका है नहीं, अस्तित्व की रक्षा, जैसे आपने बार बार कहा था कि कांग्रेस का वहाँ इसको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वजूद नहीं है। लेकिन अगर लड़ना होगा तो उनको लगता है कि अगर लेफ्ट के साथ मिलकर लड़ेंगे तो हमारी फिर ज़मीन खिसक जाएगी, तो इस डर से हो सकता है, या फिर ईडी का डर भी हो, जिस ढंग से उनके यहाँ मंत्रियों के जयराम विप्लव जी हैं, जयराम विप्लव जी, ये 2 हथियार जो आप इस्तेमाल करते हैं, विरोधियों की ये शिकायत रहती है कि या तो आप जांच एजेंसियां उनके पीछे लगा देते हैं, ईडी को लगा देते हैं, सीबीआई को लगा देते हैं, या फिर ऑपरेशन लोटस कर देते हैं, और इसीलिए विपक्षी दल एकजुट हो नहीं पाते।
और दोनों की हवा तो मीडिया रोज ही निकाल देता है, उनके आरोपों के दावे की पोल खोल देता है। जब मीडिया का कैमरा पहुंचता है और देखता है कि करोड़ों का कैश बरामद हो रहा है और जहां ऑपरेशन लोटस की बात होती है वहां एक सबूत प्रस्तुत नहीं किए जाते, तो इनकी हवा तो ऑन कैमरा सारे मीडिया चैनल ही निकाल देते हैं कि झूठ इनका ऑन कैमरा पकड़ा जाता है, क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता। अब मैं आता हूं, जयशंकर जी ने नीतीश कुमार जी के बारे में कहा। नीतीश जी जब से छोड़कर गए हैं तो जनता के बीच में उनकी विश्वसनीयता कितनी रह गई, इसका सर्वेक्षण आप कराएं और जनता जो सर्वे करेगी वो तो 2024 के चुनाव में पता चल जाएगा। ना इनकी विश्वसनीयता बची है, ना जनाधार बचा है। 2010 में जब एनडीए पीक पर था तब नीतीश कुमार विधानसभा में 115 सीट जीते थे। 2015 में जैसे ही लालू के साथ गए ये 70 सीटों पर आ गए और पुनः जब 2020 में हमारे साथ आकर लड़े तो 43 सीटों पर आए और अगला 25 का चुनाव ये 0 पर आएंगे। 2014 का चुनाव ये अकेले लड़े थे ना मोदी जी के खिलाफ जाकर, तब भी प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षाएं कुलाचे मार रही थी, ये 2 सीट पाए थे। और अब कांग्रेस के मैं साथी को याद दिला दूं, शरद जोशी एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए इस देश में, बस 4 पंक्तियां उनकी एज इट इज कोट कर देता हूं, कांग्रेस क्या है समझ में आ जाएगा। कांग्रेस अमर है, वह मर नहीं सकती, उसके दोष बने रहेंगे जब तक पक्षपात, निर्णयहीनता, दोमुहापन, पूर्वाग्रह, ढोंग, दिखावा, सस्ती आकांक्षा और लालच कायम है, तब तक इस देश में कांग्रेस कहीं ना कहीं रहेगी। यह कांग्रेस की विशेषता 60 और 70 के दशक में तब के प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी जी ने लिखा था। आज इसी दर्शन को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, आपका ट्रैक रिकॉर्ड यही है, आपका अतीत यही है। जनता ने 70 वर्षों तक भरोसा किया, बदले में केवल आश्वासन मिला। गरीबी हटाओ का नारा नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी और अब राहुल गांधी। ठीक है विप्लव जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय से पूछ लेते हैं कि नीतीश कुमार यहाँ दिल्ली में तो हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के वो इच्छुक नहीं हैं, तो इस रेस में राहुल गांधी शामिल हैं या नहीं हैं? मीमांसा जी, अभी प्रधानमंत्री का जो पद होना है, चुनाव होना है, वो 24 में होना है और 24 में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, जिसके सबसे ज्यादा सांसद होंगे, आपस में मिल बैठ करके तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री। ये संसदीय प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया के तहत ही होगी। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत चिंतित होने की किसी को भी जरूरत नहीं है। अभी एक कवायद उन्होंने विपक्षी एकता को एक साथ मजबूत करने का प्रयास किया। इतने पे देखिए भाजपा के हमारे साथी की बौखलाहट या भाजपा समर्थित मीडियाओं की क्या बौखलाहट है, आज कितना परेशान है, घबरा गई है वो कि इस तरह के व्यंग और इस तरह के कहाँ के उठा के ला रही है। अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाते हैं तो फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी क्या करेंगे? मीमांसा जी, जरा आप अभी शुरुआती चैनल है, अभी कुछ दिन न्याय दिखाइए ताकि अभी हमारे साथी को अनइंटरप्टेड बोलने दिया है। मैं वो सवाल पूछ रही हूँ जो लोगों के जहन में है, मैं वो सवाल पूछ रही हूँ जो लोगों के जहन में है। उस सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन जो साथी ने इतना व्यंग किया है, जरा 10 सेकंड एक्स्ट्रा दीजिए पहले उसका जवाब। उन्होंने जो कहा उन्होंने कहा गरीबी उन्मूलन की बात। लोग ये पूछ रहे हैं कि ये रेस में कौन है? नीतीश कुमार को लोग देख रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्षी दल एकजुट हो गए तो 50 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। और हम भी मानते हैं कि लोकतंत्र है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए ऑल्टरनेटिव देश? मीमांसा जी, तो विपक्ष को थोड़ा अनइंटरप्टेड 2 सेकंड दे दीजिए। मैंने आपको बहुत वक्त दिया है, मैंने आपको बहुत वक्त दिया। वक्त नहीं दिया, वक्त दिखा दीजिएगा। और मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हम अपने साथी को बताना चाहते हैं, गरीबी उन्मूलन पर उन्होंने एक बात रखी थी। अरे भैया, आपके समय में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आए हैं। 27 करोड़ कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। जितना हमने आगे रखा था, लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले गए थे। और जो बात आप कह रहे हैं, लगातार कर्ज से देश 3 गुना डूबा हुआ है। क्या हालत कर दिया देश का। ये सब कहानी बनाना, जुमले बढ़ना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, ये अलग बात है। सच्चाई इकोनॉमी का क्या है पूरा देश जानता है। आज 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी देश में आपने कोरोना से पहले डाल रखी थी और महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल है। इस पर नहीं ध्यान देंगे। देखिए, आप लंबी बात बीजेपी सरकार की तो आप तमाम खामियां गिनाते रहते हैं। आज जनता ये भी जानना चाहेगी, आप सत्ता में आएंगे तो आप क्या करेंगे, आपकी नीति क्या होने वाली है, सत्ता में हम आए थे, क्या होने वाली है, ये दोनों जानना चाहते हैं। पहली बात, आपकी रणनीति
इस देश की आर्थिक और व्यवस्था का फिर आप सुधार क्या करेंगे। देंगे देश के लोगों को? इसमें देश में पहला काम जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस देश की आर्थिक हालत को सुधारने का है। जिस तरह से देश में सामान्य लोग परेशान हैं, उसको कैसे किया जाए, उसके लिए हमारे पास इकोनॉमिस्ट हैं और उनसे हम विचार विमर्श करके बात करेंगे। पीएमओ की बात तो सिर्फ नहीं मानी जाएगी। दूसरी बात, जो सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है और जितने संस्थाएं हैं उसको धीरे धीरे खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं, जो लोकतंत्र पर हमला है उसको बचाने का, संविधान को बचाने का काम करेंगे। तीसरी बात, जो धार्मिक ध्रुवीकरण देश में फैलाने का काम है, हिंसा का माहौल बना के सिर्फ 3 साल के अंदर 3500 दंगे देश में किए गए। दिल्ली की राजधानी में आपने देखा होगा किस तरह लोगों को मारा पीटा गया दंगा के नाम पर। एक नहीं, दिल्ली में 875 दंगे हुए हैं सिर्फ 1.5 साल के अंदर में। ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, संसद के पटल पर इनके गृह मंत्री ने रखा है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, देखिए सियासत में जो संख्या बल होती है वो डिसाइड करता है क्या होने वाला है। एकदम सही बात है। और 303 का आंकड़ा आप जानते हैं, पिछली बार बीजेपी ने हासिल किया। अब सवाल है कि आप उस जादुई आंकड़े तक पहुंचेंगे कैसे? सवाल फिर वही घूम फिर कर आ जाता है, ये आप कैसे करने वाले? हम लोग 2 आंकड़े भी देखे हैं और 435 का भी आंकड़ा देखा है। मीमांसा जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। जनता मालिक है इस देश की। जनता जब समझने लगती है झूठ को, जुमले को और माहौल को, तो वो अपने आप बदलती है और जनता ही लोकतंत्र में वोट देगी ना। हम और आपके वोट से सिर्फ नहीं काम चलेगा। ठीक है। और 1996 की बात भी आपको याद होगी जयराम विप्लव जी। देखिए, मैं केवल तब भी संयुक्त मोर्चा तो बन ही गया था। केवल दो बिंदुओं पर चर्चा कर देता हूं, इनकी गलतफहमी मैं दूर कर देता हूं तुरंत ही। अब बताइए, ये कुनबा अगर बन भी जाएगा, ये कह रहे हैं कि अभी हम कोई चेहरा नहीं लाएंगे, यानी विश्वसनीय चेहरा इनके पास नहीं है और ये तमाम लोग मिल जाते हैं, तो क्या ये बताएं कि केसीआर बिहार में 1 वोट दिलवा सकते हैं? क्या नीतीश कुमार का तेलंगाना में या तमिलनाडु में उनके नाम पर 1 वोट है? क्या उनको वहां पर कोई मतदान करने वाला? तमाम पार्टियों का यही चीज है। और ये अगर मिल जाते हैं तो आज भी ये जितनी सीटें जीतते हैं उसको इकट्ठा जोड़ दीजिए और देखिए कि बहुमत का आंकड़ा इनसे कितना दूर है और जनता में इनकी विश्वसनीयता क्या है। यह बात निश्चित तौर पर है कि कुछ मुद्दे, कुछ समस्याएं कोरोना काल के कारण उत्पन्न हुई है और उन सभी मुद्दों पर जनता आशान्वित है, विश्वास के साथ मोदी जी की ओर ही देख रही है। उनको मालूम है मोदी जी समाधान लाएंगे। विश्वसनीयता न तो नीतीश कुमार की है, न केसीआर की है, न राहुल गांधी की है, न ममता दीदी की है, न शरद पवार की है। और ये सब जो है थके हुए लोग हैं, अपने अपने राज्यों में ये थक चुके हैं। ममता बनर्जी ने तो आपको हराया ना। ममता बनर्जी तो है आपने उसमें, और आप बिहार से भी आप बेदखल तो हो ही गए ना सत्ता से, तो ये तो मत कहिए। आज भी मीमांसा जी, ये अच्छा विप्लव जी, 3 ग्रुप तो देखिए कम से कम नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। अब जो नीतीश और आरजेडी का गठजोड़ है उसकी आपके पास क्या काट है? और तीसरे छोर पर ममता बनर्जी है। उसकी काट वहां की जनता है। वो जनता पूछ रही है कि जिस जंगल राज और भ्रष्टाचार 2017 में देकर आपने गठबंधन तोड़ा था, 2022 में वो सारे लोग दूध से धुले हुए हो गए, क्या वो सदाचारी हो गए? देखिए विप्लव जी, 10 सेकंड सिर्फ बीच में समय दे दीजिए। विप्लव जी ने स्वीकारा कि हर चीज का काट इस देश की जनता है और विश्वसनीयता का भी जो प्रश्न है, सरकारें जब बदलती है तो जब विश्वसनीयता कहीं ना कहीं संकट में आती है तभी बदलती है और आपको मौका दिया जाता है। पहले मोदी जी को भी लोगों ने अच्छा मौका दिया और वाकई बहुत मत उनके प्रति एक समर्पण था लोगों का इस देश में, और वो दिखा भी, इतना वोट भी आपको आया। लेकिन लोगों के साथ मोदी जी ने क्या किया? ये महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, पेट पर टैक्स लगाया, पेट्रोल डीजल की बात करते थे और रुपये गिरने की बात करते थे, आज कहां चला गया? तो सब देख रहा है लोग, कैसे कैसे झूठे वादे, 2-2 करोड़ का रोजगार, 15-15 लाख रुपए, कैसे स्मार्ट सिटी कहां चला गया? हाँ 70 साल देखा, तो इसलिए हमको भी 70 साल दिया था, तभी तो हम राज किए थे। आपको भी दिया, इसलिए आप जनता निर्णय लेती है ना। ठीक है, मेरे पास 2 मिनट ही है और मैं आखिरी कमेंट यहाँ पे जयशंकर गुप्ता जी का लेना चाहूंगी। जयशंकर जी, अब 2024 में ये मुकाबला मोदी वर्सेस, आपको कौन खड़ा होगा? राहुल जी नहीं आएंगे। कौन खड़ा होगा उनके खिलाफ? जयशंकर जी, और आपका गणित क्या कह रहा है? मीमांसा, एक तो मैं अपने मित्र जयराम जी को
करेक्ट करना चाहूँगा कि 2015 में जब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस जब मिलकर के चुनाव लड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी 53 सीटों पे सिमट गई थी। यानी जब तीनों एक हो गए, अब इस बार तो कम्युनिस्ट भी उनके साथ हो गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि भाजपा की हालत बिहार में क्या हो सकती है, ये अलग बात है। अब आप पूछें कौन नेतृत्व करेगा, तो विपक्ष एकजुट होकर के अगर एक साथ आया तो ये तो डेमोक्रेसी में है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में है कि जब जो बड़ी पार्टियां होंगी आपस में मिल करके अपना नेता चुन लेंगी। अभी जब तक कोई गठबंधन नहीं बना है, अभी कोई चुनाव नहीं हुआ है, तो अभी से अगर हम लोग फैसला करना शुरू कर दें कि साहब कौन होगा नेता, कौन होगा नेता, जयशंकर जी कौन होगा नेता, लेकिन यहाँ दिक्कत ये आती है अभी एकजुट हो भी जाएं चुनाव से पहले, एक तो एकजुट नहीं नजर आ रहे हैं। जो बात हो रही है जो चंद्रशेखर हैं वो नहीं चाहते कि कांग्रेस इस पूरे गठबंधन का हिस्सा बने, और वहीं ये जो मतभेद नजर आ रहे हैं और जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं व्यक्तिगत तौर पर सबकी हैं, आपको लगता है कि कोई दूसरी शख्सियत को आगे कर देगा, इसके लिए तैयार हो जाएगा, आपको होता हुआ दिख रहा है? नहीं, तो आपस में मिलकर तय करेंगे कि किसके पास ज्यादा समर्थन है, किसके पास ज्यादा लोग साथ में हैं, कितने राज्यों से उनको समर्थन मिल रहा है। तो इस ढंग का कुछ अगर होगा, देखिए पहली बात तो है कि भाजपा को हराओ, अगर हरा सकते हैं कि नहीं आप, अगर पहली बात जो आपका अभियान है, जिस ढंग से आप एकजुट होने की बात कर रहे हैं, कि भाजपा को हरा पाते हैं कि नहीं, केवल भाजपा को हराने का है, स्पष्ट कर दिया। अगर भाजपा हार जाती है उसके बाद तय होगा ना कि किसका प्रधानमंत्री बनेगा और किसका नहीं बनेगा। केसीआर हो, देखिए केसीआर की हालत भी जिस ढंग से अभी तेलंगाना में हो गई है, बीजेपी जिस ढंग से अपना सांप्रदायिक एजेंडा वहाँ आगे कर रही है, एक विधायक को उनको पार्टी से निकालना पड़ गया अपने, जो धर्म के नाम पर जहर उगलने का काम कर रहे थे, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी वहाँ पे मजबूती से चुनाव लड़ेगी इस बार। तो केसीआर को भी परेशानी है, केसीआर को भी तय करना होगा कि अकेले वो चुनौती दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो तुष्टीकरण का एजेंडा फेल हो रहा है, इसको सांप्रदायिकता नहीं कहते हैं, हमने तुष्टीकरण का एजेंडा फेल किया है। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी ने अपने विधायक को पार्टी से निकाला। पत्रकार और तमाम दल करती है ना, आप जो मीठा मीठा बोल के तुष्टीकरण का एजेंडा चला रहे हैं ना, वो एजेंडा भी हमने फेल कर दिया। जनता ने 2014 में फेल कर दिया, तो नहीं भाजपा ने भी यही किया क्या? एजेंडाबाज चैनलों को देखने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। अपने विधायक को विवाद हुआ तो आप उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते, अपने विधायक को निकाल के भाजपा भी यही कर रही है क्या? अब आज के डिस्कशन में इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए।